Hello, good morning, everyone. All right, so before I start with the session, I want you all to please close your eyes and just try to recall what we had studied in our yesterday's session. एक बार बिना बुक देखे, बिना नोटबुक देखे, जस्ट ऐसे याद करो कल हमने क्या क्या पढ़ा. गुड मॉर्निंग. और आपका हो जाए तो फिर डी फॉर डन इन द चैट बॉक्स प्लीज. So Preeti is done. Okay, so what we had covered yesterday? Yesterday we started off with Python installation, right? तो अब मेरे ख्याल से आप सबने Python इंस्टॉल कर लिया है कल. And also we studied how to install Visual Studio Code. और फिर Visual Studio Code को कैसे कॉन्फ़िगर करना है Python के लिए, वो भी हमने देखा था. And then we did a couple of programs. So this much, if you have done, can you please type D for done in the chat box? सबका Python installation और basic program run करके हो गया? That's awesome. Nobody faced any problem? और अभी मेरे लेक्चर के साथ साथ आपका लैब, पाइथन का लैब सेशन और एप्टीट्यूड सेशन भी चल रहा है. सो हाउ मेनी ऑफ यू आर अटेंडिंग दैट? ग्रुप पे मैसेज आता है, देखा है आपने? एंड दैट इज फ्री, राइट? बिना पेमेंट किए भी आप वो दोनों लाइव अटेंड कर सकते हो. सो एप्टीट्यूड सेशंस आर गोइंग ऑन एंड पाइथन लैब इज आल्सो गोइंग ऑन. सो हाउ मेनी ऑफ यू आर अटेंडिंग दैट? ए फॉर अटेंडिंग टाइप करो. ओके, एंड व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन? डू यू फाइंड इट बेनिफिशियल? फायदा हो रहा है आपको? So aptitude sessions are very, very important. Simple learning. Yes. तो एप्टीट्यूड आपको पता है, कोई भी आप इंटरव्यू में जाओगे तो पहला राउंड एप्टीट्यूड का रहता है, इसलिए एप्टीट्यूड आना बहुत ज्यादा जरूरी है. सो बेसिक्स पहले सिखाया जाएगा, फिर कंपनी बेस्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस वगैरह सब डिस्कस होंगे. ठीक है, तो वो रेगुलर करो और रेगुलर जो भी सर इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं वो प्रैक्टिस करते जाओ. पहले जब एकदम पहले हमने स्टार्ट किया था तो हम लोग सिर्फ टेक्निकल मॉड्यूल लेते थे. फिर जैसे हम आगे बढ़ते गए तो हमें लगा अरे इंटरव्यू के लिए ये भी लगता है तो ये भी ऐड कर दो, वो भी लगता है वो भी ऐड कर दो. सो दिस वे वी केप्ट ऑन एडिंग एंड द कोर्स केप्ट ऑन ग्रोइंग. तो ऐसे बहुत सारी चीजें हमने इस कोर्स में सिर्फ, मतलब आप एनरोल करोगे पाइथन के लिए बट यू विल बी लर्निंग अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स आल्सो दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट टू बिकम अ सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर डेवलपर, राइट? तो आगे आगे आप देखोगे आपको गिट गिटहब भी है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, डेवऑप्स भी है. तो ये सारी भी चीजें हैं. रिएक्ट एंगुलर इज ऑल्सो देयर. आई होप यू आर अवेयर विद द बजवर्ड्स. ये सब आजकल मार्केट में हर जगह पे रेज्यूमे में आपके है तो ही आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो. डू यू नो दैट एवरीवन? Okay, now I have a very surprising and important news for everyone, that we are coming up with a new offer, that is an early bird offer.
if any one of you takes admission up to or within 30th of September, ओके आप में से कुछ लोगों ने ऑलरेडी लिया भी है एडमिशन, तो जिन्होंने 30 सितंबर तक फीस भर दिया तो उनको 5000 का डिस्काउंट मिलेगा, स्ट्रेट अवे 5000 डिस्काउंट विल बी देयर। अगर समझो आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे रखा है तो जो भी आपका टोटल अमाउंट है उसमें से 5000 माइनस करके जो बैलेंस अमाउंट है उतना ही आपको पे करना है 30 सितंबर तक, देन यू विल बी एलिजिबल फॉर 5000 डिस्काउंट। 30 सितंबर के बाद आपको पूरा फीस ही भरना है। एम आई क्लियर विद दिस ऑफर एवरीवन? ये अभी सब ग्रुप्स में सब जगह पे आ जाएगा इसका पोस्टर भी, बट आई एम जस्ट इन्फॉर्मिंग यू that if you want to avail this offer, it's a big offer, right? Straight away 5000 discount is a good offer, तो आप वो अवेल कर सकते हो। तो जस्ट टेक एडमिशन अप टू 30th सितंबर। 30th सितंबर तक अगर आप फीस भरते हो तो आपको, दिस इज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। नो प्रणव, नॉट अबाउट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इंस्टॉलमेंट। अभी आपका फीस कितना है बताओ मुझे, व्हाट इज द टोटल फीस ऑफ दिस कोर्स? इट इज 20,000 प्लस जीएसटी, डू यू नो दैट? हाँ, तो अभी क्या हो जाएगा, 15,000 प्लस जीएसटी हो जाएगा, दैट विल बी द टोटल फीस। तो अगर आपको अर्ली बर्ड ऑफर चाहिए तो आपको 15,000 प्लस जीएसटी भरना है। कितनी तारीख तक? 30 तारीख तक। समझो आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दिया है तो आपने क्या दिया रहेगा, 10,000 प्लस जीएसटी दिया रहेगा, तो बैलेंस अमाउंट जो रहेगा मतलब 5000 प्लस जीएसटी आपको भरना रहेगा। इज इट क्लियर नाउ? Everybody is able to understand? I hope there is no confusion now. Is this for combo course 2? Yes. कोई भी कोर्स के लिए आप ले लो एडमिशन तो 5000 डिस्काउंट मिलेगा आपको, पूरे कोर्स पे 5000 का डिस्काउंट स्ट्रेट अवे, वट एवर यू आर ऑप्टिंग 5000 डिस्काउंट विल बी। अंडरस्टूड? तो 30 है वहां पे, 30 प्लस जीएसटी है तो 25 प्लस जीएसटी हो जाएगा। Okay. Yes. So shall we proceed everyone with the technical discussion? फर्स्ट कितना पेमेंट करना होगा मैम? प्रीति, अगर आपको ये ऑफर चाहिए ना बेटा तो इंस्टॉलमेंट वगैरह नहीं, पूरा एक साथ 5000 डिस्काउंट के साथ पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है? दिस विल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर इंस्टॉलमेंट। अगर आप इंस्टॉलमेंट दे रहे हो तो आपको फिर ये ऑफर नहीं मिलेगा। वैसे भी मेरे ख्याल से फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का डेट आ ही जाएगा ना, क्या था फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का डेट? तो लिखा रहेगा ग्रुप पे, आज ही है ना, आज लास्ट है, 26 इज द लास्ट डेट, करेक्ट। तो 30th अगर अपन जा रहे हैं तो वैसे भी फुल फीस ही रहेगा ना उसमें, तो फुल फीस आप भरते हो जो जो भी आपका टोटल अमाउंट है उसमें 5000 माइनस करके आपको भरना है 30 तारीख तक, तो आपको डिस्काउंट का बेनिफिट मिलेगा। क्लियर है? फिर भी कुछ कंफ्यूजन है तो ग्रुप पे पूछ लो, आप ग्रुप पे कोई क्वेरी डाल सकते हो, ठीक है? इन केस यू आर स्टिल गेटिंग एनी कंफ्यूजन, या फिर लेक्चर थोड़ा खत्म होने आएगा तब मुझे पूछो फिर भी कंफ्यूजन हो रहा है तो। इज दैट फाइन? बट आई वुड सजेस्ट इट्स अ गुड ऑफर, सो प्लीज अवेल इट। क्यों लेना तो है, मेरे ख्याल से अभी तक तुमको पढ़ाई कैसा मैम पढ़ा रही है, लैब कैसा हो रहा है, ये सब समझ में तो आया है। सो आई होप मोस्ट ऑफ यू आर ऑलरेडी कन्विंस्ड अबाउट टेकिंग द एडमिशन। एम आई करेक्ट और नॉट? तो फिर बेनिफिट ले लो उसका, है ना? इट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच प्रणव, एंड इट्स गोइंग टू बी कंटिन्यूअसली ग्रेट। आपका लैडर धीरे 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 ऊपर ही जाते जाएगा। अभी आपको लग रहा होगा कि मैम एकदम बेसिक पढ़ा रही है, बट प्लीज अंडरस्टैंड, बेसिक जितना स्ट्रांग रहता है उतना आप एडवांस। कल, यार कल का मैं, आई विश आई कुड शो यू द रिकॉर्डिंग, आई वाज रियली सो हैप्पी। रुको, मेरे को अगर पॉसिबल है तो मैं कल का रिकॉर्डिंग आपको दिखाती हूँ, एक ही मिनट। माय स्क्रीन इज स्टिल विजिबल। कल का सेशन मेरा कौन सा था?
यस, साउंड तो नहीं आएगा, आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो। कल मेरा बैच के स्टूडेंट को मैंने गाइडलाइन दिया था और फिर उन्होंने प्रोजेक्ट खुद से बनाया, और कल मैंने पूछा कितना कहाँ तक पहुंची है गाड़ी, मुझे दिखाओ अपना अपना प्रोजेक्ट। तो कल उन्होंने दिखाया एंड दैट वाज सच एन ऑसम एप्लीकेशन। आई वाज रियली वेरी हैप्पी। देखो ये मेरा कल का सेशन का रिकॉर्डिंग है। जस्ट हैंग ऑन फॉर अ मिनट, आई विल शो यू व्हाट दे हैव डन। तो ये हमको भी इतनी खुशी होती है यार, हमारे स्टूडेंट्स इतना अच्छा कर रहे हैं। तो ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने दो 4 मिनट। लास्ट लास्ट मिनट लिया था प्रोजेक्ट डिस्कशन। ये देखो। So this application one student has developed. तो ये फ्लास्क फ्रेमवर्क हमारा हो गया था कंप्लीट, और अभी जैंगो चालू हुआ है, तो फ्लास्क का प्रोजेक्ट उसने करके दिखाया। तो ये अभी काम चालू है इस पे, जितना हुआ है उतना कल उसने शो किया। गॉट इट। तो ये जो आपको अभी लग रहा है कि मैम पढ़ा रही है, आगे कैसा होगा, तो उसका एक झलक मैं दिखा रही हूँ। दिस इज व्हाट वी विल बी अचीविंग इवेंचुअली, राइट। तो स्टेप बाय स्टेप गाइड करके आपको पूरा, आप खुद ही एप्लीकेशन खुद से बिल्ड कर सको, इस केपेबल मुझे आपको बनाना है। मीन्स द एंटायर टीम ऑफ फर्स्ट बिट विल बी वर्किंग टुवर्ड्स दैट। फेयर इनफ एवरीवन। अब उसके लिए हमारी भी कुछ एक्सपेक्टेशन है आपसे, कि रेगुलर जो पढ़ाया जा रहा है वो रिवीजन करना है, उस पर काम करना है। ठीक है। इसलिए मैं आपको लेक्चर स्टार्ट होते ही बोलती हूँ ना, आंख बंद करो और रिवाइज करो कल जो हमने पढ़ा था। इज दिस एप्लीकेशन वेबसाइट? यस, वेब बेस्ड एप्लीकेशन है विशाल। फ्लास्क और जैंगो से हम लोग वेब एप्लीकेशन बिल्ड करते हैं। ठीक है। यस। सो तो एक चीज है कि मैं आपको बीच बीच में बताते जाऊंगी कि ये इंटरव्यू के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। तो उसको, जो भी आप एक नोटबुक तो आप बना ही रहे हो, तो नोटबुक में एक अलग से सेक्शन रखोगे, इंटरव्यू क्वेश्चंस का सेक्शन। तो वहां पे इंटरव्यू क्वेश्चंस अलग से नोट डाउन करोगे और उसका आंसर भी वहां लिख के रखोगे। नॉट ड्यूरिंग द लेक्चर, आफ्टर द लेक्चर यू जस्ट नोट डाउन द प्रॉपर आंसर। और मैं बहुत बार आपको बोलूंगी भी कि अपना जो आंसर है उसके साथ हमेशा एक एग्जाम्पल भी आपको बताना चाहिए। सो सम एग्जाम्पल यू हैव टू नोट डाउन, तो वो इंटरव्यू में जाते समय आपको हेल्प होगा। ठीक है। तो जो भी मैंने पढ़ाया, जो भी अभी, क्योंकि हम लोग एकदम बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं, तो इसका रिवीजन करने में आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। सो हार्डली 5-10 मिनट्स, 15 मिनट्स इट विल टेक। तो अभी जैसे मैंने बोला आंख बंद करके रिवाइज करो, तो 1 मिनट में तुम्हारा हो गया। क्यों? क्योंकि तुम बहुत सारी चीजें स्किप कर रहे हो। तो अभी तुमको क्या करना चाहिए, थोड़ा टाइम लेक्चर के बाद, जस्ट कभी भी दिन में 10-15 मिनट निकालो और एक स्टेप बाय स्टेप लिख के रखो कि आज क्या पढ़ाया मैम ने, आज क्या पढ़ाया, कौन सा पॉइंट्स है। जैसे प्रोग्राम का कल मैंने बोला था, तो प्रोग्राम खुद से पेन पेपर से लिखना पहले सीखो। दिस इज माई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सजेशन विच आई गिव इन एवरी बैच। जब भी मैं प्रोग्रामिंग सिखाऊंगी, आपको डायरेक्टली कंप्यूटर पे टाइप करना कभी नहीं स्टार्ट करना है। दिस इज नॉट द वे टू लर्न द प्रोग्रामिंग। अगर आपको एक्चुअली सीखना है तो आप क्या करो, पहले पेन पेपर लो और पेन पेपर से आप लिखना शुरू करो प्रोग्राम। और फिर वहां से समझ में आएगा कॉन्सेप्ट, दिमाग में क्लैरिटी आएगी। क्योंकि क्या होगा, जब हम कंप्यूटर पे टाइप करना शुरू करते हैं, तो हमारा एडिटर तो इतना स्मार्ट है ना, कहीं पे भी हम गलती करेंगे तो वो फटक से बताता है कि यहाँ गलती है। तो वो देख के हम गलती पहचान जाते हैं। और मीन्स हमारा डिपेंडेंसी इंटरप्रेटर पे ज्यादा, वो जो जो एडिटर है उस पे ज्यादा हो जाता है। बट वेन वी स्टार्ट राइटिंग विद पेन एंड पेपर वी बिकम सेल्फ डिपेंडेंट, मतलब हमको खुद पता है कि ये सही है या गलत है। यस। सो विल यू ऑल फॉलो दिस सिंपल स्टेप एवरीबॉडी? जो भी प्रोग्राम्स हम आप
क्लास में आज से जो हम प्रोग्राम्स क्लास में सीखेंगे वो पहले आप पेन पेपर से अपने नोटबुक में लिखोगे, उसका क्लैरिटी लोगे दिमाग में। अभी मैं डायग्राम्स भी बताना आपको सिखाऊंगी, सो मेमोरी डायग्राम आप बनाते जाओगे और फिर वो मेमोरी डायग्राम अच्छी तरह से समझ के फिर आप प्रोग्राम को पीसी पे टाइप करोगे। आर यू गोइंग टू, कैन यू प्लीज प्रॉमिस मी कि ये स्टेप आप फॉलो करोगे? And if you follow this, I will tell you, you are going to become very, very strong programmers. आप सिर्फ प्रोग्रामर नहीं, बहुत अच्छे और तगड़े प्रोग्रामर्स बनोगे। Yes, I can promise you that. और ये विद इन 1 मंथ आपको क्लैरिटी भी मिल जाएगी, जो मैं बात कर रही हूँ वो सही है। You will realize this eventually, right? So basically what we have done is we have tried to simplify the things as far as possible. जो कॉम्प्लेक्स चीजें भी है उसको कैसे सिंप्लीफाई करके हम आपको पढ़ा सके ताकि आप इजीली उसको समझ सको। ठीक है, सो दैट्स व्हाट वी विल बी डूइंग। तो आपको लेकिन वो एब्जॉर्ब करना है, उसको लिखना है, उसको समझना है, प्रैक्टिस करना है। तब अच्छा, how many of you know that when you go for the interview, most of the companies they will ask you to write the code on pen and paper? किसको किसको ये चीज पता है? तो अभी समझ में आया मैं क्यों बोल रही हूँ पेन पेपर से लिखने के लिए? सो दिस वी हैव टू रिलीजियसली फॉलो, और ये ऑलमोस्ट डेली मैं आपको बोलूंगी भी कि आज जो सिखाया है वो पेन पेपर से लिखो। अच्छा, और एक मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताती हूँ एंड आई होप यू ऑल विल रेजोनेट विद दैट। एक बार मेरा शायद साइंस का कुछ एग्जाम था बचपन में। तो हम लोग कैसे पढ़ाई करते हैं ना, रिवीजन करते हैं, तो मैंने बुक से देख देख के रिवीजन कर लिया, पढ़ लिया, रीडिंग मार लिया, और फिर मैं एग्जाम के लिए चली गई। फिर एग्जाम में आया और उसमें डायग्राम बनाने को आया। सो व्हेन आई स्टार्टेड ड्राइंग द डायग्राम, मुझे कुछ भी याद ही नहीं आ रहा था कि डायग्राम में कौन सा डायग्राम बनाना है, कौन सा लेबल करना है। आई वॉज नॉट एबल टू रिमेम्बर एनीथिंग। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन आई वाज डूइंग माय प्रिपरेशन, आई टुक द पेन एंड पेपर, और जो डायग्राम था वो मैंने खुद पहले ड्रॉ किया, उसको लेबल किया, उसको प्रॉपरली बिना देखे अच्छे से प्रैक्टिस किया, और फिर जब मैं एग्जाम में गई तो मैंने परफेक्ट डायग्राम वहां पे बना लिया। दिस इज माय एक्सपीरियंस, डू यू एग्री विथ? ऐसा कुछ तुम्हारे साथ भी हुआ है क्या कभी भी स्कूल में, कॉलेज में? हैव यू फेस दिस सिचुएशन? यस। तो लिखने का ये पावर है समझे? जब तुम लिखोगे ना, तो लिखना इज 5 टाइम्स रीडिंग जैसा हो जाता है। मतलब वो इतना तगड़ा हो जाता है अपने दिमाग में। इसलिए लिख लिख के जितना आप प्रैक्टिस प्रोग्राम स्पेसिफिकली या जो इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस है वो लिख लोगे ना आप, एक बार भी, एक बार भी लिख लोगे, तो उसका बहुत तगड़ा इम्पैक्ट होता है। ठीक है, सो द इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स विच आर देयर फॉर इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू, आई एम सेइंग, वो आपको बिना देखे आप प्रैक्टिस करो, पहले लिखो, समझो उसका लॉजिक कैसे आ रहा है, बिल्ड हो रहा है, वो समझना है, और उसके बाद ही पीसी पे टाइप करना है। ये एक सिंपल सा स्ट्रैटेजी है दैट वी कैन फॉलो, एंड ट्रस्ट मी, यू विल नेवर फेल। मतलब आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओगे, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, कोई भी कंपनी में आप जाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल का रहेगा, ट्रस्ट मी। ओके, तो ये फॉलो करना है अभी रेगुलर में, मैं तो पूछते ही रहूंगी। और बीच में सैटरडे संडे आएगा, सैटरडे संडे हमारा थियोरी लेक्चर तो नहीं रहेगा, आपका लैब सेशन रहेगा, बाकी देयर विल नॉट बी एनी थियोरी सेशन। सो यूटिलाइज योर वीकेंड्स प्रॉपरली। क्या करोगे आप? जो पिछले हफ्ते पूरा पढ़ाई हुआ है उसको बैठ के शांत दिमाग से पूरा अच्छी तरह से रिवाइज कर लो। अभी तो जस्ट हम देखो, अभी हम ऑलमोस्ट सेकेंड वीक पे हैं, तो जो फर्स्ट वीक में हुआ, सेकेंड वीक में हुआ, वो आप आराम से रिवाइज कर सकते हो। जितना आप रिवीजन करते जाओगे, हमारा ब्रेन कैसे रहता है ना, जो डेटा रहेगा वो धीरे 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 हम लोग, अभी मुझे यहाँ तक याद है, फिर वो धीरे 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 फेड होता जाता है। तो जैसे ही तुम रिवीजन करोगे तो वो वापस फ्रेश हो जाएगा, फिर वो फेड होने लगेगा, फिर रिवाइज कर लो। सो एक टाइम आएगा जब फिर वो कांस्टेंट हो जाएगा, फिर आपको इंटरव्यू के पहले पढ़ के जाने की जरूरत नहीं है। तो मैं तो यही चाहती हूँ, आई टेल दिस इन एवरी बैच, आई वांट दैट व्हेन टुमारो इज इंटरव्यू, यू डोंट हैव टू स्टडी टुडे। कल इंटरव्यू है तो आज बैठ के पढ़ाई मत करो, आराम से घूमो फिरो, एंजॉय करो, रिलैक्स रहो, और एकदम फ्रेश कॉन्फिडेंट माइंड के साथ इंटरव्यू पे जाओ, क्योंकि हमने पहले ही तैयारी करके रखी है ना। क्या पढ़ना है, मुझे सब आता है। डज दैट मेक यू फील रियली नाइस?
सुन के अच्छा लगता है क्या? कल इंटरव्यू और आज हम पढ़ ही नहीं रहे हैं, क्योंकि हमारी तो पढ़ाई हो चुकी है, हम रेडी हैं। अब उसका उल्टा जो कॉलेज में कॉलेज में कैसे होता है? कॉलेज में कल एग्जाम है, समझो कल कितनी तारीख है, 27 तारीख, सो लेट्स से 27th इज द एग्जाम। तो आप लोग कब पढ़ाई करते हो एग्जाम के लिए? व्हेन डू यू स्टडी फॉर द एग्जाम इफ एग्जाम इज ऑन 27 September? 1 month प्रायर। प्रणव 1 महीने पहले पढ़ रहा है, बहुत बहुत अच्छी बात है। बट बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो 26 की शाम को पढ़ना शुरू करेंगे, रात भर जगेंगे और सुबह जाके सीधा एग्जाम देंगे। हैव यू कम अक्रॉस दिस टाइप ऑफ सिचुएशन आल्सो? जनरली कॉलेजेस में तो ऐसे होता है। डू यू एग्री विथ मी? इफ यस, प्लीज टाइप ए फॉर एग्री इन द चैट बॉक्स। या ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ता पहले पढ़ते हैं लोग। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज 1 day प्रायर ओनली। वो जो 1 week का प्रिपरेशन लीव मिलता है, वहीं पे एक्चुअली सब पढ़ाई इधर उधर से ढूंढना शुरू करते हैं, कहाँ से कुछ नोट्स मिल जाए, मैडम ने कुछ इंपॉर्टेंट बताया है क्या, उसके पीछे लोग भागते हैं। तो वो जैसे तैसे आप पढ़ते हो, अगले दिन एग्जाम देते हो। एग्जाम रूम से बाहर निकलने के बाद, एग्जाम दे दिया, उससे बाहर निकले, अब अभी पूछ लो कुछ क्वेश्चन, तो वो पूरा का पूरा इरेज हो जाता है। डू यू एग्री विथ मी? जो तुमने रात भर पढ़ाई की, एग्जाम में दे दिया, उसके बाद कभी कभी तो लोग ऐसे बोलते हैं, अरे बात मत करो, बात मत करो, मैं भूल जाऊंगा, एग्जाम देना है अभी। तो एग्जाम दिया और फिर जस्ट बाहर आए और सब वैनिश, volatile memory. If you agree with me, please type A for agree in the chat box. होता है ऐसा? कॉलेज में जो पढ़ा था अभी पूछेंगे तो पता है, बहुत बहुत बार तो मैं टॉपिक पूछती हूँ तो टॉपिक भी किसी किसी को याद नहीं रहता कि ये था क्या कॉलेज में, राइट? तो लेकिन ये अभी, इसलिए ये स्ट्रेटेजी पे नहीं जाना है। ठीक है, ऐसा वाला पढ़ाई हमको नहीं चाहिए। So we will not use this one. Yes, you all agree with me, right? So let's not follow that strategy, which will erase after 1 day of the exam. So we have to learn something which will stay with us lifelong. क्योंकि ये हम प्रोग्रामिंग एज अ करियर हम उसको देख रहे हैं, है ना? तो पूरा लाइफ में अपने को याद रहना चाहिए सारी चीजें। तो एक मेरा स्टूडेंट है, वो अच्छी जगह, when question paper was in your hand and 1 hour passed, all things were reallocated automatically, recalled automatically. हाँ, मतलब ड्यूरिंग द एग्जाम बोल रहे हो ना विशाल? और एग्जाम, मैं एग्जाम के बाद का सिनेरियो पूछ रही हूँ। एग्जाम देके बाहर आ गए उसके बाद, आज आज मैं पूछूं वो जो एग्जाम में था, वो कुछ क्वेश्चन पूछूंगी तो बता पाओगे क्या? ओके, एनीवेज, सो दीज आर द थिंग्स दैट वी नीड टू टेक केयर ऑफ। यस। तो अभी वो सब नहीं फॉलो करेंगे हम लोग, एक्चुअली थोड़ा कंसेप्चुअल लर्निंग करेंगे। और एक और चीज है, मतलब एक और गुरु मंत्र मैं आपको दे रही हूँ, बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग गुरु मंत्र है। उसका नाम है वाई। कुछ भी कोई भी, सिर्फ मेरी बात नहीं है, कोई भी कुछ भी पढ़ाएगा तो आप उस पर क्वेश्चन करना सीखो। ये ऐसा कर रहे हैं ना, क्यों कर रहे हैं? वाई आर वी डूइंग दिस? इसको नहीं किया तो क्या होगा? क्वेश्चन करो। जितना आप क्वेश्चन करोगे, जितना उसके पीछे क्या रीजन है वो आप समझने की कोशिश करोगे, उतना आपका फंडामेंटल लर्निंग होगा, उतना आपको डीप में कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अंडरस्टूड? और वो जो लर्निंग रहेगा फिर आप कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि आप उसको डेप्थ में आप समझ रहे हो। जैसे घर में भी आपको याद है ना, बहुत सारे रीति रिवाज घर में बताए जाते हैं। जैसे कि पता है, घर में बहुत सारे कस्टम्स फॉलो किए जाते हैं। हमारे घर में है कि सैटरडे को बाल नहीं काटना चाहिए, सैटरडे को नाखून नहीं काटने चाहिए, ऐसे सब सुना है आपने? रूल्स एंड रेगुलेशन सबके घर में कुछ ना कुछ रहता है। तो अभी पूछो ना घर में, क्यों क्यों ये करना है, सैटरडे को क्यों नहीं काटना है? हैव यू ट्राइड टू क्वेश्चन दैट?
And do you get the answer for that? भले उसके पीछे झगड़ा हो जाएगा, लेकिन उसका आंसर नहीं मिलेगा। होता है ऐसा? तो हम वो स्ट्रैटेजी कम से कम यहाँ तो नहीं फॉलो करेंगे। वी विल ट्राई टू गेट द आंसर्स फॉर एवरीथिंग दैट वी आर डूइंग, एंड दैट इज हाउ द लर्निंग अप्रोच शुड बी। डू यू फाइंड इट कन्विंसिंग? आपको सही लगता है ये अप्रोच? क्यों पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, ये नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, ये करेंगे तो क्या होगा, ये सब अपने को पता रहेगा तो इट विल बी मोर इंटरेस्टिंग एंड वी विल बी मोर कन्विंस्ड कि हाँ भाई इसमें दम है, इसको पढ़ना चाहिए। इससे हमारा कुछ लाइफ में भला होगा। ऐसा सोचेंगे तो अच्छा लगता है कि नहीं? डू यू एग्री विथ मी? यस, सो दैट इज वन गुरु मंत्र आई एम गिविंग यू टुडे, व्हाई। तो अपना नोटबुक पे लेक्चर स्टार्ट होते जाती व्हाई लिख लिया करो तो याद रहेगा तुमको। तो कुछ भी हम पढ़ा रहे हैं तो व्हाई 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 सोचा करो और उसका आंसर ढूंढते रहा करो, तो आपको एकदम अच्छा लर्निंग हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर आज की कहानी शुरू करते हैं। यस, सो the other day I was talking to you and we were discussing about learning a new language. हमने डिस्कस किया था कि समझो मैं चेन्नई चले गई और मुझे चेन्नई में जाके वहाँ का लोकल लैंग्वेज सीखना है, सो आई हैव टू लर्न तमिल। तमिल मुझे आती नहीं है तो आई विल लर्न तमिल। ओके, या फिर समझो मुझे तो तमिल नहीं आती है, सो आई आई मीट सम लोकलाइट्स देयर हु इज स्पीकिंग तमिल। तो एक बंदा है जो तमिल में बात कर रहा है, बट आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड तमिल, सो विच लैंग्वेज आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। सो हाउ वी आर गोइंग टू कम्युनिकेट? अभी ये जो तमिल बोल रहा है और ये मैं इंग्लिश में बात कर रही हूँ, हमें आपस में कम्युनिकेट करना है। सो हाउ वी आर गोइंग टू कम्युनिकेट नाउ? मेरी बात उसको समझ में नहीं आएगी, उसकी बात मुझे समझ में नहीं आएगी, तो हाउ वी आर गोइंग टू ब्रिज द गैप बिटवीन द टू? मिडिल मैन चाहिए। वो मिडिल मैन क्या करेगा प्रणव? व्हाट इज द रोल ऑफ द मिडिल मैन? ट्रांस अच्छा, इंटरप्रेटर तुमने बोला, तो मैं इसमें ट्रांसलेटर वर्ड यूज करूं? आई नीड समबडी हु कैन डू द ट्रांसलेशन। ठीक है, तो कोई ऐसा बंदा जिसको इंग्लिश भी आती है और तमिल भी आती है, तो जो भी मैं बोलूंगी वो ट्रांसलेट करेगा तमिल में, जो तमिल वाला लैंग्वेज रहेगा वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करेगा। सो वी नीड अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर। So if we have a language translator, then our life becomes easy. Same thing happens in the world of programming. हमने उस दिन बात की थी बिट्स एंड बाइट्स की, रिमेम्बर? कितने बिट्स, हाउ मेनी बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट्स? कल हमने उस दिन बात की थी 1 बाइट इज इक्वल टू हाउ मेनी बिट्स, 8 बिट्स। ये सब याद है ना? तुमको बोला है मैंने लिख लेने को। सो द कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स दिस लैंग्वेज, तो उसको कौन सी भाषा समझ में आती है? 0 और 1 की। ओनली 0 और 1, ये लैंग्वेज उसको समझ में आता है। दिस इज कॉल्ड एज अ बाइनरी लैंग्वेज। ओके, विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ वंस एंड जीरोस। और इसे हम, ये लैंग्वेज किसको समझ में आता है? हमारे कंप्यूटर को, हमारे मशीन को। इसीलिए इसको हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं। So this is a language is which our computer system understands, machine language. Now my question is, can we write a program using ones and zeros? क्या हम अपना प्रोग्राम वंस और जीरोस में लिख सकते हैं? मतलब मुझे एक बाई लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बिल्ड करना है, तो मैं 1 0 1 0 1 1 0 0 ऐसा लिख के प्रोग्राम बना सकती हूँ। सो यू पीपल आर सेइंग नो, बट द आंसर इज एक्चुअली यस। पहले, बहुत पहले, जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आया था, तो उसमें वैसे ही प्रोग्रामिंग की जाती थी। सो ऑल द इंफॉर्मेशन वाज गिवन इन वंस एंड जीरोस ओनली। इट इज पॉसिबल। नहीं, वंस एकदम स्टार्टिंग में, मतलब
एकदम स्टार्टिंग में जब कंप्यूटर सिस्टम आया था, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो हम बोलते हैं, उसमें डेटा जो है 10 फॉर्मेट में ही जाता था, बट उसको टाइम फिर बहुत लगता था, मतलब एक एक प्रोग्राम को एक एक महीना लगेगा, सो इट वाज वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। गॉट इट? इसलिए हम ऑब्वियसली वो कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं, पर वो बहुत डिफिकल्ट है, तो हमें उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना था। सो सम सिंप्लीफाइड, सो व्हाट एज अ ह्यूमन बीइंग व्हाट वी अंडरस्टैंड इंग्लिश लाइक लैंग्वेज. So the language which human beings understand, we call this as high level language. ये भाषा हमें ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आती है, right? So now we have the computer system, or we can say, let me write here human, and on the other side we have the computer system or the machine. Computer बोलो आप इसको या फिर machine बोलो. So we have these two units and they want to communicate. तो ह्यूमन बीइंग को कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है? दे अंडरस्टैंड इंग्लिश लाइक लैंग्वेज, whereas the computer system is going to understand the machine language. So how to convert this English language into machine language? क्योंकि अगर इंग्लिश कंप्यूटर को दिया, जैसे मैंने उस दिन बोला था कि फैन के सामने मैं खड़े हो जाऊं और बोलूं फैन ऑन हो जा, अभी अब तुम बोलोगे मैम आजकल तो हाईटेक फैन आ गए हैं, तो वो टीवी में ऐड भी आता है ना कि थ्रो वेरी फास्ट एयर कूलिंग, ऐसे बच्चे बोलते हैं और वो फैन वैसे रिएक्ट करता है, तो वो उसकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, सादा जो सिंपल वाला फैन घर में रहता है उसकी बात कर रही हूँ. सो व्हेन वी ट्राई टू कम्युनिकेट, देन English language the computer will not understand directly, and machine language is something which will be difficult for us to understand. तो दोनों के बीच में ब्रिज करना है अपने को गैप, तो उसके लिए हम यूज करेंगे क्या नाम था इसका, लैंग्वेज ट्रांसलेटर. So we require a language translator. What this language translator is going to do, it will convert the English language into machine language and machine language to English. That is the job of this language translator. Now, when we talk in terms of programming, then we have two types of language translators. One is the compiler and the second one is interpreter. So first, let me explain to you what is the difference between compiler and interpreter, and then we will see how Python will perform the execution of the code. ठीक है? तो अब उसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ. लेट्स से द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, रशिया के जो प्रेसिडेंट है वो समझो हमारे पास इंडिया में आए हैं और उनको स्पीच देना है. सो ही विल बी रेडी टू डिलीवर द स्पीच. तो जब वो स्पीच देने के लिए रेडी होते हैं, सो दिस इज द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया एंड ही इज देयर टू डिलीवर द स्पीच. वो स्पीच देने के लिए रेडी है, वो अभी स्पीच देना शुरू कर रहे हैं. तो यहाँ पर एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर रेडी है और वो एक पेन और पेपर लेता है और पहले तो इनको बोलने देता है. वो जैसे बोल रहे हैं ये साथ में उनका स्पीच इंग्लिश में लिखते जाता है. I hope you all are understanding. The president of Russia, he is speaking. So while he is speaking in the Russian language. तो ये जो बंदा है हमारे साथ का, ये क्या करता है, ये सुनता है और सारा स्पीच जो है वो किस में लिख देता है, इंग्लिश में लिख देता है. सो ही डजंट आस्क द रशियन प्रेसिडेंट टू स्टॉप, वो अपने फ्लो में बोलते जाते हैं और ये फटाफट 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 पूरा स्पीच इंग्लिश में लिख देता है. अब इनका हो गया, अब इनकी तो कहीं और मीटिंग थी तो ये चले गए. So what this person is going to do, he will speak this speech to the audience. This is the role of the compiler. ये एग्जाम्पल समझ में आया आपको, एवरीबडी? हेलो हेलो एवरीवन, यू गॉट दिस एग्जाम्पल, समझ में आया? तो अब इसमें कैसा होता है, जो हमारा प्रोग्राम होता है, द प्रोग्राम दैट वी हैव रिटन, कल भी हमने कुछ प्रोग्राम्स लिखे थे, राइट? सो व्हेन यू आर राइटिंग द प्रोग्राम, वो प्रोग्राम कहलाता है सोर्स कोड. So that program is termed as source code.
वो सोर्स कोड हम इनपुट किसको देते हैं, कंपाइलर को. कंपाइलर विल टेक दिस एंटायर प्रोग्राम एंड इट विल जनरेट द बाइनरी, मतलब वो उसको पूरा का पूरा क्या करेगा, बाइनरी में कन्वर्ट करेगा. बाइनरी बोलो आप इसको या फिर मशीन लैंग्वेज बोलो. So it is converted into the machine language. Source code is then converted into the machine language. That is the role of the compiler. The entire source code is converted into binary. इसको object code भी कहा जाता है या फिर exe भी आप कहते हो. ठीक है. So this is being generated. Everybody is fine till this point. अब कंपाइलर के साथ एक समस्या है. क्या समस्या है, अगर समझो मेरा जो प्रोग्राम है वो 1000 लाइन्स का है. ओके, आई हैव रिटन अ प्रोग्राम विच कंसिस्ट ऑफ 1000 लाइन और यहाँ पे लेट्स से 900 लाइन नंबर पे कुछ एरर है. देयर इज एन एरर एट द लाइन नंबर 900. मतलब ऊपर के जो 800 899 जो लाइन्स है वो करेक्ट है, बट 900 लाइन पे कुछ तो एरर है. So the compiler will say, "अरे your program has an error. I'm sorry, I will not generate the binary." एक भी एरर आ गया तो कंपाइलर वहां पे रुक जाएगा और बाइनरी क्रिएट नहीं करेगा. अंडरस्टूड एवरीवन? So for the compiler, what is needed? The entire program should be completely free from errors. Your program should be completely free from error. Then only the source code will be compiled and the binary will be created. That is how the compiler works. I hope everyone is fine till this point. कंपाइलर कैसे काम करता है ये समझ में आ गया आपको? ओके, नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन. अभी वही प्रेसिडेंट वाला एग्जांपल मैं फिर से लेती हूँ कि रशियन प्रेसिडेंट है. अब लेकिन इस बार हम स्ट्रैटेजी चेंज कर रहे हैं. लेट हिम स्पीक वन लाइन. लेट हिम स्पीक वन लाइन. Yes, and the language translator will take this one line, convert it into English, and deliver it to the audience. Then he will speak the next line, take it, deliver it to the audience. Next line, deliver to the audience. So line by line conversion is happening. That is the role of interpreter. समझ रहे हो? So there is a program, take one line, convert, deliver. One line, deliver. One line, convert, deliver. तो लाइन बाय लाइन कन्वर्जन होता है किस केस में? इंटरप्रेटर में. तो अब वही जो प्रोग्राम की हम बात कर रहे थे, तो समझो मेरे पास एक प्रोग्राम है जिसमें बहुत सारे लाइंस हैं. तो इंटरप्रेटर क्या करता है? इट टेक्स द वन लाइन, कन्वर्ट्स इनटू बाइनरी एंड एग्जीक्यूट्स सो आई कैन सी द आउटपुट. टेक्स द नेक्स्ट लाइन, कन्वर्ट, डिलीवर द आउटपुट. सो अगर मेरे पास 900 लाइंस करेक्ट हैं तो 900 का आउटपुट मुझे मिल जाएगा और फिर 901 पे वो एरर दिखाएगा. दैट इज हाउ द इंटरप्रेटर वर्क्स. तो इंटरप्रेटर एज अ डेवलपर मेरे लिए ज्यादा यूजर फ्रेंडली है कि एटलीस्ट मुझे आउटपुट तो दिख रहा है, मुझे पूरा प्रोग्राम करेक्ट होने का वेट करने की जरूरत नहीं है. So did you all understand the difference between interpreter and compiler, everybody? If yes, can you please type U for understood in the chat box? Now this is also, as I told you, interview questions note करना है आपको. So the question is, it may be a question, what is the difference between compiler and interpreter? Or usually the question is, how is Python program executed? Whether it is a compiled language or an interpreted language. That is a question that is usually asked. तो पाइथन क्या यूज करता है, कंपाइलर यूज करता है या इंटरप्रेटर यूज करता है? ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है. Okay, so we will proceed with that question, but I want you to just note it down. Is Python interpreted or compiled language? Anyone knows the answer? Python interpreted है कि compiled है? It is interpreted language.
ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। तो एक्चुअली पाइथन जो है, यस पाइथन इज टर्म्ड एज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, बट एक्चुअली वो दो फेजेस में काम करता है। सो दिस इज अवर पाइथन सोर्स कोड। सो ये अपना पाइथन का सोर्स कोड है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देर विल बी समथिंग कॉल्ड एज फेज वन कंपाइलेशन। तो फेज वन में क्या होता है, ये पूरा का पूरा सोर्स कोड इट इज कंपाइल्ड, मतलब पूरा का पूरा सोर्स कोड कंपाइल्ड होता है। बट आफ्टर कंपाइलेशन, पूरा का पूरा जो सोर्स कोड होता है वो जब कंपाइल होता है तो यूजुअली हमने क्या पढ़ा, कंपाइल होने के बाद क्या जनरेट होता है, बाइनरी। बट हियर बाइनरी इज नॉट क्रिएटेड। what is created, it is something, what you can say, we call this as assembly language code. Okay, or it is called as a byte code. ओके, उसे हम क्या कहते हैं, बाइट कोड कहते हैं, जो पूरा बाइनरी नहीं रहेगा। सो द कोड विल बी कंपाइल्ड एंड व्हाट विल बी जनरेटेड, इट विल बी द बाइट कोड। ये जो आउटपुट बाइट कोड मिलता है, सो दिस इज अवर बाइट कोड। अब ये बाइट कोड को पाइथन क्या करता है, इंटरप्रेट करता है। So line by line execution will happen. So the Python execution, the Python overall process will be happening in two phases. This is the first phase and this is the second phase. तो अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि मैम ये दो दो फेजेस में क्यों करना है, एक ही फेज में क्यों नहीं कर रहे हैं हम। सो आई विल एक्सप्लेन दैट पार्ट, बट आई एम जस्ट समराइजिंग वन मोर पॉइंट कि पाइथन का जो सोर्स कोड होगा वो सबसे पहले क्या होता है, कंपाइल होता है। लेकिन कंपाइल होने के बाद आई एम अगेन राइटिंग इट, बाइनरी इज नॉट क्रिएटेड, बाइनरी नहीं बनेगा। एक दूसरा कोड जनरेट होता है, दैट इज कॉल्ड एज एन असेंबली लैंग्वेज कोड, और वी कॉल दिस एज अ बाइट कोड। ये जो बाइट कोड रहेगा, इस पर सेकेंड स्टेज का प्रोसेस होता है विच इज इंटरप्रेटेड। तो इंटरप्रेटेड मीन्स लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन विल हैपन। यहाँ तक समझ में आया है तो यू फॉर अंडरस्टूड बता बोलो, लिखो, और फिर ये क्यों होता है ये एक्सप्लेन करूंगी। पाइथन का ही, हम जो पाइथन कंपाइलर डाउनलोड किए हैं ना वल्लभ, वही करता है। So entire thing is done by Python only. The software that we downloaded yesterday, that will perform the process. Okay. So now exactly what is, why this is happening, let's understand. So have you heard I told you I will also be teaching you what are the features of Python or strong points of Python. So one of the important feature of Python is platform independent. ये word सुना है आपने? Have you heard this terminology? Python is platform independent. Now, what do you understand by this statement? When I say any language, आपने सुना होगा Java is platform independent. ऐसे बहुत बार सुना है ना आपने? तो what is the meaning of this term platform independent? What do you understand by this? कोई भी लैंग्वेज को अगर हम कह रहे हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, मतलब क्या? It can run on multiple platforms. That's what you are trying to say. Okay. So let's take a deeper dive and understand कि प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट क्या होता है और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब क्या होता है, वो थोड़ा सा डीप में हम समझने की कोशिश करते हैं। So let's say I have one machine. So let's say मेरे पास एक मशीन है M1. So this is my M1 machine. So when I say I have a machine M1, इस मशीन पे कुछ तो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, कुछ तो प्रोसेसर होगा, करेक्ट? So processor P1 is there, some processor, I'm just saying P1, and the other one is the operating system. So हमारे पास जो प्रोसेसर होता है,
वही एक्चुअल एग्जीक्यूशन का काम करता है, यस और नो? द अर्लियर सेशन आई एक्सप्लेन राइट, जो पूरा कंप्यूटर का एग्जीक्यूशन पार्ट है वो कौन संभालता है? सीपीयू संभालता है. सो प्रोसेसर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. योर प्रोसेसर अंडरस्टैंड्स लिमिटेड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और अनलिमिटेड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. हमारा जो प्रोसेसर होता है अपने कंप्यूटर सिस्टम में, जो भी कोई सीपीयू लगा हुआ है, वो जो इंस्ट्रक्शन सेट समझता है वो लिमिटेड है या इनफाइनाइट है? तो लिमिटेड राइट, इनफाइनाइट नहीं बोल सकते हम लोग. हमारा कंप्यूटर सब कुछ कर सकता है क्या? मेरे लिए चाय बना सकता है क्या? नहीं ना. तो इट इज लिमिटेड, इट कैन डू सम सेट ऑफ एक्टिविटी, नॉट ऑल. सो इट इज ऑलवेज लिमिटेड. करेक्ट. जिसके लिए उसको डिजाइन किया गया है उस उतना वो काम कर सकता है. सो लेट्स से माय कंप्यूटर सिस्टम अंडरस्टैंड्स I1, I2, I3, I4 अप टू I100. ये सारे इंस्ट्रक्शंस है जो मेरा प्रोसेसर समझ सकता है. एंड ऑन टॉप ऑफ इट वी हैव द ऑपरेटिंग सिस्टम. तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूजर से लेके देने का काम करेगा. सो दीज आर द टू थिंग्स दैट आर देयर ऑन माय सिस्टम. तो यही चीज है जिसको हम कहते हैं प्लेटफॉर्म, राइट. हम लोग बोल रहे हैं ना प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. तो प्लेटफॉर्म क्या है? प्लेटफॉर्म इज द हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर कंपोनेंट. तो प्रोसेसर और ऑपरेटिंग सिस्टम ये मिलकर बनाते हैं प्लेटफॉर्म. So what I'm saying, let's assume that my processor P1 understands P1, P2, P3 up to P100 instructions. ये instructions मेरा processor समझता है. Is it clear everyone? Now I take up my program. ये मेरा प्रोग्राम है. इसको मैंने अपने इस मशीन पे कंपाइल किया. ठीक है. कंपाइल करने के बाद मुझे कुछ तो आउटपुट मिलेगा. सो व्हाट आउटपुट आई गेट? I1, just change the color. I got the instructions, let's say I1, I2, I3, I10, I17, I50, I80, I89. समझो ये सारे इंस्ट्रक्शंस बन के रेडी हो गए. सो दिस इज द कंपाइल्ड आउटपुट दैट आई गेट. एवरीवन इज विथ मी? ये पूरा प्रोसेस समझ में आ रहा है? मेरे पास एक सोर्स कोड था, मैंने उसको M1 मशीन पे कंपाइल किया. कंपाइल करने के बाद मुझे कुछ तो बाइनरी मिला. बाइनरी मींस इट्स सम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. तो वो इंस्ट्रक्शंस मेरे कंप्यूटर के हिसाब से मुझे मिलेगा. सो आई गेट दिस इंस्ट्रक्शन सेट. यहाँ तक क्लियर है? तो सी फॉर क्लियर टाइप करो प्लीज. Now I take this instruction set and I visit another machine. तो अभी ये machine change हो गया. So we are on machine M2. On this machine M2, we have a different operating system and a different processor. Now the processor operating system has changed, so the instruction set which this computer understands will also change. तो ये हो गया मान लीजिए I1, I2 up to I50 and here I have J1, J2 up to J50 suppose. तो अब ये वाला प्रोग्राम आप इस मशीन पर लेके जाओ और रन करने की कोशिश करो. I1 तो चलेगा, I2 तो चलेगा, I3 भी चलेगा, I10 भी चलेगा, I17 भी चलेगा, I50 भी चलेगा, but I80, I89 will not run on this machine. Yes or no? So can I say this code is executing in the previous machine, but it is not executing on the second machine. तो ये जो हमारा कोड है ये बन गया क्या? प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट. तो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी क्या है ये समझ में आया आपको?
पहले तो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट समझो, तब तो इंडिपेंडेंट समझ में आएगा. So our code has become platform dependent because it was compiled on one machine. The output that was generated was specific to the previous machine. So there is no guarantee that it will run on the other machine or not. जिधर हमने उसको कंपाइल किया उसके हिसाब से बाइनरी जनरेट हुआ था, है ना. तो अब वो दूसरे मशीन पे रन करेगा या नहीं रन करेगा मुझे पता नहीं, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट कोड. एवरीबडी अंडरस्टूड टिल दिस पॉइंट? प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी समझ में आ गया सबको? यस, प्लीज रिस्पॉन्ड. यस. तो अब उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करेंगे, हाउ आर वी गोइंग टू एड्रेस दिस? सो लेट्स स्टार्ट ऑल ओवर अगेन. तो ये है मशीन M1. सो दिस इज मशीन M1 जिसके अंदर है ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोसेसर. सो वी टेक द सोर्स कोड. सो दिस इज अवर सोर्स कोड. वी कंपाइल द सोर्स कोड ऑन दिस मशीन. कंपाइलेशन क्यों जरूरी है? व्हाई इज कंपाइलेशन नेसेसरी? अभी आप सॉफ्टवेयर समझो, समझो कि तुमने एक सॉफ्टवेयर बनाया. कौन सा सॉफ्टवेयर? कोई भी एक नाम ले लो किसी भी सॉफ्टवेयर का. लेट्स से यू डेवलप वन सॉफ्टवेयर. just tell me the name of any software. As simple as say library management system. तुमने एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाया और वो लाइब्रेरियन को दे दिया. अब वो लाइब्रेरियन वो जैसे ही चालू करता है वहां पे एरर आता है, सेमीकोलन मिसिंग एट लाइन नंबर 17. अब वो लाइब्रेरियन तो नॉन टेक्निकल पर्सन है, वो तुमको फोन करेगा कस्टमर केयर को. अंडरस्टूड? सो शुड यू डेवलप दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर? ऐसा होना चाहिए क्या? अगर आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो ऐसा होना चाहिए क्या? आपको घड़ी घड़ी एरर मिलना चाहिए क्या? नहीं. सो यस, व्हाट प्रणव इज सेइंग इज परफेक्टली करेक्ट कि आपने प्रोग्राम लिखा है तो वो कोड क्या होगा, कंपाइल होगा. So compilation is necessary to make sure that the code is free from error. So the code is compiled, but as I told you earlier, we will not generate the binary. So what after compilation? तो इसको हम first stage बोलते हैं. So after doing the first stage compilation, what is generated is the byte code. So byte code will be generated, which is not binary. अगर वो बाइनरी ही नहीं है तो वो मशीन पे डिपेंड नहीं है, वो तो एक कॉमन टाइप का निमोनिक कोड रहता है जो डेवलप होता है. फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसा दिखेगा, वो एड ए कॉमा बी, सब्ट्रैक्ट बी कॉमा 12, ऐसा कुछ इंस्ट्रक्शन लिखा रहता है. दैट इज टर्म्ड एज अ बाइट कोड. इसको हम असेंबली लैंग्वेज कोड बोलते हैं. ठीक है. दिस बाइट कोड इज देन टेकन टू द अदर मशीन. तो अभी ये दूसरे मशीन पे जाएगा. So there is a different machine M2 जिसका ऑपरेटिंग सिस्टम भी अलग हो जाएगा और प्रोसेसर भी अलग हो जाएगा. So when I bring this byte code over here, ये क्या है? अभी byte code है. It is a byte code. So now my question is it binary? जो byte code हम यहाँ पर लेकर आए वो binary है क्या? No. Will it execute on this machine? No. तो एग्जीक्यूट करना है वल्लभ, अभी नहीं रन होगा. क्यों? क्योंकि वो बाइनरी नहीं है. रन करना है तो बाइनरी चाहिए, समझे? सो इज इट बाइनरी? नो. तो अभी ऐसे कैसे उसको रन कर सकते हैं क्या? नहीं. तो बाइट कोड को अब बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा. यस और नो? So this byte code will be converted into binary by using interpreter technique, line by line. तो interpreter आएगा, लेगा, execute, लेगा, execute, लेगा, execute, लेगा, execute. So Python interpreter is needed on the client's machine that will interpret the code and generate the output line by line. तो ये जो प्रोसेस है ये कहाँ हो रहा है? मशीन M2 पे हो रहा है. तो जो आउटपुट जनरेट होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा? M2 के अकॉर्डिंग होगा. तो अब हमारा जो कोड है वो M2 पे भी रन होगा, M3 पे भी रन होगा, M4 पे भी रन होगा, क्योंकि जो फाइनल बाइनरी जनरेट हो रही है वो उनके उनके मशीन पे हो रही है. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस?
जिस मशीन पे हम ले जा रहे हैं, हम हर क्लाइंट को हम क्या दे रहे हैं, बाइट कोड, और बाइट कोड को हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, बाइनरी में। कहाँ पे कन्वर्ट कर रहे हैं, उसके मशीन पे। तो उस पे जो जनरेट होगा वो उसके मशीन पे तो रन होगा ही होगा। सो दैट इज हाउ द लैंग्वेज विल बिकम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। अंडरस्टूड एवरीवन? इस तरीके से हमारा लैंग्वेज क्या बनेगा, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनेगा। So now everybody has understood what is the difference between platform dependent and platform independent code. Everybody is able to understand this? If yes, can you please type U for understood? तो मेरे ख्याल से आपने अभी तक बहुत सारे लोगों ने सिर्फ ये सुना होगा कि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, ये नहीं होता है, बट एक्चुअली उसका मीनिंग क्या है। मैम, सी इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट और नॉट? वल्लभ आप बताओ, सी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है? एनी आइडिया? सी इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज। ओके, वो कंपाइल्ड लैंग्वेज है, तो पूरा कंपाइल होके जहां पे भी डायरेक्टली बाइनरी बनता है, वल्लभ एक चीज याद रखो, जहां पे भी डायरेक्ट बाइनरी जनरेट हो रहा है ना, वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट ही होता है। सी, सी प्लस प्लस बोथ आर प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, क्योंकि वो कंपाइलर के थ्रू वहीं पे बाइनरी वहां जनरेट हो जाती है। फिर वो बाइनरी को आप दूसरे मशीन पे ले जाओगे तो वो रन होगा नहीं होगा, देयर इज नो गारंटी। इज इट क्लियर? तो अभी का ये सारा डिस्कशन आपको समझ में आ गया एवरीवन? Okay, so let's stop here for today and we will continue with our discussion and we will see some more programs in tomorrow's session. Okay, and I hope you remember early bird offer is there. So please avail that and see you tomorrow. Okay, so bye everyone. Have a nice day and take care. Bye bye. Thank you. Bye bye.